गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा लग रहा है कि आप लोग यूट्यूब पर मेरे जो भी वीडियोस हैं उनको आप देख रही हैं और उस पे हम हमसे कुछ कमेंट कोई एक कमेंट आया है, नाम तो क्लियर नहीं हो रहा है, कि जब हम पैराग्राफ्स में पढ़ते हैं तो उनको कंपाइल कैसे करें। देखिए, ये जो वीडियोस हैं ये सीरीज़ में है। वीडियो नंबर 5 पहले आएगा तो पैराग्राफ उसी हिसाब से है। आप इनको सुनिए, इनका जिस्ट निकालिए और उस हिसाब से अपने पैराग्राफ्स को कंपाइल कीजिए कि जेम्स को ये बातें मुझे तो क्लास के फॉर्म में ही देना है। और फिर इन सब चीज़ों को जेम्स पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मैं तैयार कर रही हूँ, तो फिर इन सभी चीज़ों को जो मैं यहाँ बोल के आपको सुना रही हूँ वो प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी आपको दिखाऊंगी। तो कैसे कंपाइल करना है जेम्स के व्यक्तित्व को, टोटल जो आपने समझा उसको आप कंपाइल कर सकती हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ वाइज ही जा रहा है। मैंने इसीलिए सामने किताब खोल के रखना मुनासिब समझा है। जो मुझे याद है वो तो याद है, पिछले कई वर्षों के अनुभव से, काफ़ी लंबा अनुभव है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाने का, तो उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। लेकिन मैंने किताबों का भी सहारा यहाँ पर लिया है। कई बार आप देखेंगी वीडियो में कि मैं नीचे की तरफ देखती हूँ तो कहीं कोई पॉइंट छूट ना जाए, क्योंकि पूरी किताब याद करना शायद मेमोरी शक्ति मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जो भी है वो पैराग्राफ वाइज ही आप जा रहे हैं और उनको आप जब गहन अध्ययन करेंगे, जब बार बार आप दो वीडियो को मिला के सुनेंगे, तो उसमें से जो जिस्ट निकलेगा, जो निचोड़ निकलेगा, वो आपके पैराग्राफ में अपने आप अरेंज हो जाएगा। इट मीन्स इट नीड्स योर कंसंट्रेशन एंड मोर अटेंशन। जितना आप दे रहे हैं उसको, जेम्स ने अटेंशन पर बहुत ध्यान दिया था। इफ़ यू आर अटेंटिव देयर, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। ये छठा वीडियो है और सीरीज़ में ही आएगा। आप सीरीज़ में पढ़ें, पहले में क्या आपको समझ में आया, दूसरे में क्या समझ में आया, तीसरे में क्या बातें कही गई। एवरीथिंग इज़ इन अ सिस्टमेटिक वे हम कोशिश कर रहे हैं। सो इस पजल्ड मत होइए कि पैराग्राफ में कैसे कंपाइल कीजिएगा। पैराग्राफ में ही कंपाइल्ड है ये सारे वीडियोस। मैं उसको समझाती हूँ, लेकिन जो मुख्य बातें होती हैं वो मैं पहले ही बोल दिया करूँगी अब से, आपका अगर ये प्रश्न है तो। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि साइकोलॉजी की परिभाषा, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो पुस्तक थी जेम्स की 2 वॉल्यूम्स में, उसमें उन्होंने क्या दी, मैं देख के पढ़ रही हूँ। आप इसको एज इट इज़ उतारेंगी अपने क्वेश्चन में। प्रिंसिपल्स का आरंभ, उसके पुस्तक का आरंभ ही किया कि मनोविज्ञान की परिभाषा से। और वो परिभाषा क्या थी? मनोविज्ञान मानसिक जीवन की प्रतीतियों यानी फेनोमेना तथा कंडीशंस का विज्ञान है। जेम्स ने यही बात कही। साइकोलॉजी की अपने पुस्तक की शुरुआत मनोविज्ञान के डेफिनेशन से की और इस डेफिनेशन में उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी मानसिक जीवन के फेनोमेना एंड कंडीशंस, प्रतीतियों एवं अवस्थाओं का विज्ञान है। तो ये बात उन्होंने कही। कंफ्यूज्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग डिस्कशन वीकली करते ही हैं और वीक में 2 दिन, 1 दिन तो आपसे ज़रूर वर्चुअल मीटिंग होती है। उसमें जो भी चीज़ें हैं आप उसको अच्छा किया और कमेंट्स में क्वेश्चन डालिए ताकि वीडियोस में भी हम उसको सॉल्व कर सकें। आई लाइक दिस एक्टिविटी कि कैसे कंपाइल करें, हम आपको बताएंगे। उनके अनुसार मानसिक जीवन की यानी जो मेंटल हमारी लाइफ है, मेंटल लाइफ है, उसके प्रतीतियाँ अथवा विषय वस्तु एक्सपीरियंस में होती, अनुभव में होती। जो भी हमारी मानसिक मेंटल लाइफ है, ये 2 बात
यहाँ पे हुई। मेंटल लाइफ हमारी जो है वो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे अनुभवों में, एक्सपीरियंसेस में रहते हैं। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि जब तक आप अनुभव बार बार नहीं करेंगे, एजुकेशन का मतलब जो है वो साकार नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है। तो आप बार बार अनुभव कीजिए, अनुभव ही, एक्सपीरियंसेस ही आपके मेंटल लाइफ को दिखाते हैं। ये जेम्स ने भी कहा है अपनी किताब में। तो मेंटल लाइफ और मानसिक जीवन की अवस्थाओं से उनका तात्पर्य है अनुभव के समय का मानव शरीर, विशेष रूप से उसका मस्तिष्क मानसिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस में जो ह्यूमन बॉडी है उसका और उसका मेंटल स्टेट जो अवस्था है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक्सपीरियंसेस उसी आधार पर बनते हैं, इससे एक्सपीरियंसेस बनते हैं। और जितने ही स्ट्रॉन्ग ये दोनों चीज़ें होंगी, यानी मेंटल स्टेट एंड फिज़िकल स्टेट, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका अनुभव, एक्सपीरियंस भी बनेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका विश्वास था कि अब आगे जो इस वीडियो के बाद हम लोग करेंगे, पॉइंट वाइज लेके चलेंगे और उस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उनका विश्वास था कि चेतन अनुभव मनुष्य के पदार्थ रचित शरीर में अपने स्वाभाविक परिवेश में रहता है। उनका विश्वास था कि चेतन अनुभव मनुष्य के पदार्थ से बना हुआ जो बॉडी है हमारा, उसमें अपने निश्चित परिवेश में रहता है। स्वाभाविक परिवेश, नेचुरल सेटिंग में होने वाला यही चेतन अनुभव चेतन सरिता के समान है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में उन्होंने कहा कि जो नेचुरल सेटिंग से होने वाला चेतन कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। इस चैप्टर में ये बात उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में उन्होंने समझाया। यही कॉन्शियसनेस है, यही सरिता कॉन्शियसनेस कहलाती है। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं से बनता है। आत्मा या मन का अध्ययन नहीं जो चेतना द्वारा अपने को व्यक्त करता है। तो आत्मा एक्सपीरियंसेस को उन्होंने माना, सोल एंड या मन एंड सोल, माइंड एंड सोल की बात उन्होंने नहीं की, बल्कि एक्सपीरियंसेस की बात की, और वो भी एक्सपीरियंसेस कॉन्शियस स्टेट की बात की उन्होंने, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की। तो ये सारे बिंदु मनोविज्ञान का सही आरंभ बिंदु यही तात्कालिक इमीडिएट एक्सपीरियंस है, और यही इमीडिएट एक्सपीरियंस की बात उन्होंने भी की, जस्ट लाइक वुंट। इसीलिए वॉटसन को उन पर भी बहुत नाराज़गी हुई। वॉटसन ने जेम्स के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन उनको इस पॉइंट पर, चेतन अनुभव के पॉइंट पर, उनको उनके गंध आने लगी, और उनसे तो उनका बड़ा पंगा था। तो जेम्स को भी उन्होंने रिजेक्ट किया, और जेम्स के साइकोलॉजी को उन्होंने रिजेक्ट किया, जिसका नाम उनके स्टूडेंट टिचनर ने फंक्शनलिज्म रखा था। तो ये सारी चीज़ें हुई, और वुंट ने भी माना था, परंतु वुंट का चेतन अनुभव बहुत सारे टुकड़ों का योग माना गया था। मगर इन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंस, फिजिकल स्टेट एंड मेंटल स्टेट से जो एक्सपीरियंस बनता है उसी से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बनता है, और यही मनोविज्ञान का विषय है, और इन्हीं अनुभवों पर आधारित अध्ययन होना चाहिए। उन्होंने इमीडिएट फेल्ट एक्सपीरियंस जो अभी हमने किया है उसको भी माना, आत्मा और मन की बातों को इन्होंने भी रिजेक्ट किया। तो वुंट ने भी किया था, लेकिन उनका कहना था कि चेतन अनुभव का विज्ञान, तो ये अनुभव जो है बहुत सारे
एटॉम्स में है, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जब आप ऊंट पढ़ेंगे मैंने वहाँ डिस्कस किया है कि ऊंट के साइकोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक्स एटोमिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स था। एटोमिस्टिक, अणु वाली, छोटे 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 एक्सपीरियंसेस के टुकड़े मिलके एक बड़ा व्यवहार बना, एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस को जन्म देते। तो ये बात वहाँ पर हुई थी। जबकि जेम्स ने तात्कालिक अथवा चेतन अनुभव को एक अनवरत बहती हुई नदी के समान माना, और बहती, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं मानते हैं जेम्स। जबकि ऊंट कहते हैं कि ये छोटे 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 अनुभवों का, सेंसेशंस से जो है एक एक्सपीरियंस निर्मित होता है, और जब उसमें अर्थ जुड़ता है तो वो परसेप्शन बनता है। तो ये बातें बहस बाद में हम लोग करेंगे, और जिसका जल विभाजन उसके रचनात्मक तत्वों में नहीं हो सकता। इसको जो एक नदी की तरह माना है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को, इमीडिएट फेल्ट एक्सपीरियंसेस को माना, और वो एक नदी की तरह होता है, और उसको जो है उसका जल विभाजन, नदी का जल विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो उसी तरह से हम एक्सपीरियंसेस का जल विभाजन नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स। और चेतन अनुभव के वर्णन में ही जेम्स ने अपना संपूर्ण मनोविज्ञान प्रस्तुत किया, जिसे कुछ विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जेम्स ने अपने चेतन अनुभव के संबंध में, कॉन्शियसनेस के संबंध में, कॉन्शियस एक्सपीरियंस या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के संबंध में किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया, ये बात हम लोग आगे। क्वेश्चंस आप लोग डालते रहिए कमेंट में, ताकि उसको मेरे जहन में रहे कि और कितना सिस्टमेटिक हम इसको बना सकते हैं, ताकि आपको समझने में, पढ़ने में। लेकिन आपकी तरफ से जो इफ़र्ट है वो अभी भी कम है। ये इफ़र्ट इसलिए मैं कम कह रही हूँ कि किसी भी वीडियो को, कोई भी सुनी हुई चीज़ इतनी जल्दी, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। हर बच्चा जो साइकोलॉजी से जुड़ा है या थोड़ा भी किसी ने पढ़ा है, स्कूल में भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो उसने उसके 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि हम जो सीखते हैं उसको, किसी भी चीज़ को हम 100% में बांटते हैं, 100% जिसको कहते हैं। तो हम 83% जो है वो विजुअल से सीखते हैं, 11% हम ऑडियो से सुनते हैं। ये तथ्य है। और 94% के बाद जो 6% बचा, वो आपके 3 और जो स्मेल, टेस्ट एंड टच सेंसेशन से सीखा जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो क्या छोटा छोटा परसेंटेज है, 6 को बांटना है। तो हम गंध से उसमें ज़्यादा सीखते हैं, खाने का तो कम ही है, टच से भी कुछ है, तो उसके परसेंटेजेस में आपको भी, मुझे याद नहीं है, लेकिन 83% हम विजुअल से सीखते हैं और सिर्फ 11% हम ऑडियो से सुनते हैं। तो आप जब वीडियो सुनिए मेरा, तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये ऑडियो वीडियो है, इसको आप पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ के सुनिए, और कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जेम्स ने भी किसी भी अध्ययन के लिए, किसी भी एक्सपीरियंस को जमा करने के लिए, ये अनवरत नदी है, मगर इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम कैसे लर्निंग को मजबूत करें, लर्निंग चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू मस्ट फॉलो, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के फॉरगेटिंग एंड मेमोरी के बारे में जब हम बात करेंगे, जेम्स का ही विषय है ये एबिंगहॉस की बात है। एबिंगहॉस की जब हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। और एक ग्राफ हम दिखाएंगे उस वीडियो में आपको, जिसमें ग्राफ में बताया गया है कि अगर आप 20 मिनट एक चीज़ को पढ़ने के बाद, 20 मिनट के बाद ही आपका लॉस ऑफ मेमोरी होने लगता है। जी हाँ, और अगर आप लॉस ऑफ मेमोरी में जाने लगे और फिर आप उसको कर देते हैं तो वो 40 मिनट के बाद जाएगा, फिर कर देते हैं तो फिर वो 60 मिनट के बाद जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जेम्स एबिंगहॉस ने मेमोरी पर जो अपने वर्क किए, उनका मेमोरी एंड फॉरगेटिंग पर बहुत ज़्यादा काम है, तो उसी के लिए वो जाने जाते हैं। एबिंगहॉस उसी के लिए जाने, हर्मन एबिंगहॉस, आपने नॉनसेंस सिलेबल में उसको पढ़ा है। और
ये उन्होंने ब्रेन स्ट्रक्चर पर बना के दिखाया है। हम आपको उसका पिक्चर दिखाएंगे जिसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि कैसे हम सीखे हुए विषयों को जब डिसयूज़ में डालते हैं, यानी जब हम उसका फिर से रिपीटिशन नहीं करते हैं, तो कैसे चीज़ें अनवरत जाने लगती हैं। धीरे 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 जो मेंटल ट्रेसेस हैं, जो मेमोरी ट्रेसेस हैं, वो धूमिल होते जाते हैं और बहुत थोड़ा सा पार्ट अनकॉन्शियस में जाके रह जाता है। सो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बेटा, आप लोग करें, प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक मेरी मेहनत और आप लोगों से बहुत उम्मीद है मुझे।